हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आपके पास एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज मैं लास्ट वीडियो चार्ज से आगे का काम हमें करवाना है। लास्ट वीडियो में हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट किया था और उससे चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमने देख लिया था। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलेंगे। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम चार्ज पर आगे थे। चार्ज है कांच पॉजिटिव होता है और सिल्क यानी कि रेशम नेगेटिव चार्ज होता है। सामान्य अवस्था में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिमिलर होती हैं, समान मात्रा में होते हैं। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। और कहने का मतलब, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पदार्थ है, वो सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हमने यहाँ पर कांच और रेशम दोनों को विद्युत उदासीन अवस्था में लिया। अब हमने इन दोनों में घर्षण करवा दिया, फ्रिक्शन करवाया। जैसे ही हमने फ्रिक्शन करवाया, फ्रिक्शन करने से एनर्जी डेवलप होगी और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण की जाएगी और इलेक्ट्रॉन कांच से सिल्क पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके कारण कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और रेशम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो पॉजिटिव अधिक हो गया, पॉजिटिव अधिक हो गया तो कांच पॉजिटिव हो गया, कांच पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और रेशम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो रेशम यहां पर ऋणात्मक हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से कांच पॉजिटिवली चार्ज और रेशम नेगेटिवली चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन कांच से रेशम पर ट्रांसफर होता है तो यहां पर कांच पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेस हो जाते हैं। कांच इलेक्ट्रॉन देता है तो दिए गए इलेक्ट्रॉन गिवन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, या हम कांच से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, आउट करेंगे, या कांच के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, इन्हें खो दिया जाएगा, लॉस्ट हो जाएंगे। और इसके अपोजिट रेशम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, मोर देन हो जाएगा, ये पहले से अधिक प्राप्त होंगे। अब रेशम इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, मतलब गेट होता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन रेशम द्वारा कांच से लिए जाते हैं, ठीक है नहीं। और यहां पर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, रेशम को इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी कि गेन हो गए। ये शब्द आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं था, कांच और रेशम चार्ज नहीं थे, मतलब चार्ज होने से पहले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से पहले, मान लिया स्थानांतरण से पूर्व वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M है। बिफोर ट्रांसफर लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल M। और इस समय जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं तो उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n है, ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। तो जब कांच से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन गए, मतलब द्रव्यमान कम हुआ, द्रव्यमान कम हुआ मतलब कांच के द्रव्यमान में कमी आ गई। सिल्क पर इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी कि गेन ऑफ मास, द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। ये कितना हो गया? डेल्टा M हो गया। तो डेल्टा M क्या है? द्रव्यमान में जो परिवर्तन हुआ है, कांच में द्रव्यमान की कमी आई है और रेशम पर द्रव्यमान की वृद्धि हो गई है। तो द्रव्यमान कितना होगा? अगर हम इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन की संख्या में
एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल द्रव्यमान मिल जाएगा जो ट्रांसफर हुआ है। कांच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा me, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो कांच ने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कितना द्रव्यमान खो दिया वो वाला ही है, और इलेक्ट्रॉन के कारण रेशम ने कितना द्रव्यमान बढ़ा लिया वो ये वाला मान है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल द्रव्यमान कितना था। टोटल द्रव्यमान ये इनिशियल मास है और ये वाला आपका लॉस ऑफ मास है जो ग्लास के लिए था। कांच के द्रव्यमान में कमी m डैश है और यहां पर रेशम के द्रव्यमान में वृद्धि, टोटल मास कितना हो जाएगा m डैश। तो यहां पर इनिशियल मास प्लस गेन ऑफ मास डेल्टा m। हम इसे इस रूप में कर सकते हैं टोटल मास ये वाला मास हम ग्लास के लिए लेते हैं, क्या हो गया इनिशियल मास माइनस लॉस ऑफ मास, इनिशियल मास कैपिटल M, लॉस ऑफ मास स्मॉल m। इसके अपोजिट अगर हम सिल्क के लिए करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यहां पर। तो इस तरीके से हमने यहां पर जाना कि अगर पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, द्रव्यमान घटता है, और जब नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और द्रव्यमान में वृद्धि होती है। अब हमारा मेन क्वेश्चन बन जाता है एक और कि ये कांच से ही रेशम में इलेक्ट्रॉन क्यों गए, सिल्क से कांच में क्यों नहीं आ गए, या सिल्क से ग्लास के अंदर ट्रांसफर क्यों नहीं हुए। हमें मालूम है सभी ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम की विशेषता होती है कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, इसके स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, केंद्र में नाभिक और स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये ग्लास का एटम लिया है, यहां पर हमने सिल्क का एटम लिया है। जब इन दोनों में फ्रिक्शन किया जाएगा तो एनर्जी उत्पन्न होगी और एनर्जी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा तो कांच का इलेक्ट्रॉन, ग्लास का इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा ग्रहण करता है और सिल्क का इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा ग्रहण करता है। ग्लास के द्वारा जो नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल है वो सिल्क की तुलना में कम होता है, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण की है उस एनर्जी को ग्रहण करके ग्लास का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और सिल्क का नहीं होता, क्योंकि ग्लास की तुलना में सिल्क का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। इस कारण ग्लास का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जैसे ही ग्लास का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ये सिल्क पर ट्रांसफर हो जाता है, सिल्क पर पहुंच जाता है। इस तरीके से ग्लास पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जबकि सिल्क पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज हुए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन में कमी आती है। पॉजिटिवली चार्ज में द्रव्यमान पहले के द्रव्यमान से कम हो जाता है, मतलब जो टोटल द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान में से जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कम हो जाते हैं। द्रव्यमान में कमी आनी है ना, द्रव्यमान में कमी प्रारंभ से जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है उसके द्रव्यमान को घटा देंगे तो टोटल द्रव्यमान बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि कोई वस्तु ऋणावेशित है, ऋणावेशित नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बतलाता है, मतलब उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है।
तो द्रव्यमान में जो वृद्धि होती है वो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में प्रारंभिक द्रव्यमान को जोड़ दिया जाता है तो वो द्रव्यमान में वृद्धि पता चल जाती है। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल बनते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी आवेशित हो गई है। कोई भी वस्तु यानी कोई भी एटम पर कितना आवेश है। एटम पर आवेश निकालने के लिए हम पहले एटम को समझते हैं। उस एटम को शो करने के लिए, तत्व को शो करने के लिए फॉर्मूला होता है ZXA। ए यहां पर द्रव्यमान संख्या और Z एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, और X उस एटम को शो करता है। तो Z यहां पर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक तत्व को, हर एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों समान होंगे तभी वह विद्युत उदासीन कहलाएगा। अब जैसे हमने मान लिए यहां पर एटम से सोडियम है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, बोरॉन है, कार्बन है। कोई भी आ जाए, पूरी पीरियोडिक टेबल में से कोई भी सब्सटेंसेस आ जाए और उससे हमें बताना पड़े कि उस पर चार्ज कितना है। तो एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे हमने सोडियम लिया, 11 सोडियम 23 यहां पर मास है और 11 यहां पर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। तो ये जो एटॉमिक नंबर Z है यही क्या कहलाएगी? प्रोटॉन की संख्या कहलाएगी। प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? 11। तो यहां पर N कितना हो गया? 11। किसी भी चार्ज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होता है वो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। यहां पर जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को शो करता है और माइनस इलेक्ट्रॉन की अधिकता को शो करता है। यहां पर जो N है वो प्रोटॉन की संख्या को व्यक्त करता है। तो प्रोटॉन कितना था? 11। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। तो इस तरीके से सोडियम पर इतना चार्ज होता है, सोडियम के एक एटम पर इतना चार्ज मिलता है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि वस्तुओं के आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताइए। हमें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को बतलाना है। इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज सब्सटेंसेस। हर एक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी है और परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। बराबर होने का मतलब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर हैं। जब दोनों चीजें बराबर हैं तो यहां पर जो परमाणु होगा वो विद्युत उदासीन हो जाएगा। जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है तो पदार्थ धनावेशित कहलाता है। धनावेश का मतलब हुआ कि धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान पहले के द्रव्यमान से कम हो जाता है, द्रव्यमान में कमी आती है। इसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। मतलब जो वस्तु पर आवेश होता है उसे Q से रिप्रेजेंट करेंगे, वस्तु पर आवेश प्लस माइनस Ne। यहां पर N प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। तो यहां पर एवरी सब्सटेंसेस आर मेड बाय एटम। इन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन टोटल substances are electrically neutral because number of proton equal to number of electron। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट आर पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ कि टोटल मास इज लेस देन इनिशियल मास। When number of proton is less than number of electron, then object
are negative. Negatively charged means total mass is more than initial mass. Then charge as substances are Q equal to plus minus Ne. n नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगी और इलेक्ट्रॉन चार्ज को बोलेगा। अब हम चालन द्वारा आवेश करेंगे। पहले हमने जो किया था वो घर्षण द्वारा आवेश था, फ्रिक्शन के कारण। हमने 3 विधियां बताई थी, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो फ्रिक्शन तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं चालन द्वारा आवेश या चार्ज बाय कंडक्शन। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो अनचार्ज था। अनचार्ज मतलब अनावेशित, इस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया जो धनावेशित है। अब हम कंडक्शन के लिए क्या करेंगे, इन्हें कांटेक्ट में लाएंगे, इन्हें एक दूसरे से स्पर्श में ले आएंगे, संपर्क में ले आएंगे, टच करवा देंगे। जब हम टच करवाएंगे तो जो चार्ज पार्टिकल था, टोटल जो आवेश था, वो आवेश दोनों ऑब्जेक्ट में, दोनों वस्तुओं में समान रूप से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहां पर 4 आवेश थे, यहां पर 2-2 करके दोनों में समान रूप से विभाजित हो गए। अब जब हम इन्हें अलग अलग कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, तो दोनों वस्तुओं पर 2-2 आवेश आ जाएंगे, समान प्रकृति का समान आवेश आ जाएगा। तो यहां पर एक अनचार्ज पार्टिकल लिया, उसको चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में लाए और जब हमने उन्हें अलग किया तो इनके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का। इस तरीके से सेम नेचर का सेम चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर आ जाता है। भाई ये तो चार्ज था, ये अनचार्ज था, अनचार्ज भी क्या हो गया, चार्ज। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। हमने पहले फ्रिक्शन किया था, फिर हमने इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक हमने लिया था क्या, कंडक्शन, और हम लेते हैं इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके अंदर हम एक अनावेशित गोला लेते हैं, अनचार्ज स्फीयर लेते हैं। अनचार्ज स्फीयर का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर समान मात्रा में नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, तो यहां पर जो चार्ज होगा वो क्या हो गया, 0 हो गया। टोटल चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, 0, जिसे हम अनचार्ज स्फीयर कहेंगे। यहां पर नेगेटिवली चार्ज रॉड ले ली, ऋणावेशित छड़ ले ली। ऋणावेशित छड़ को अनचार्ज स्फीयर, अनावेशित गोले के समीप लेकर आते हैं। समीप का मतलब होता है इसको कांटेक्ट में नहीं लाते, स्पर्श नहीं करते, छुआते नहीं हैं, थोड़ी दूरी पर रखते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस होता है। और जब डिस्टेंस होगा तो यहां पर क्या हुआ, ये अनचार्ज था, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, यहां पर चार्ज कितना था, 0। इंडक्शन के कारण, प्रेरण प्रभाव के कारण यहां पर क्या हुआ, प्रेरण प्रभाव उत्पन्न हुआ, इंडक्शन उत्पन्न हुआ। प्रेरण प्रभाव के कारण स्फीयर का रॉड के सब नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, तो नेगेटिवली चार्ज ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया। तो ये वाला जो साइड होगा ये तो पॉजिटिव हो गया, इसकी दूसरी साइड में यहां से पॉजिटिव इधर पहुंच गए, तो ये वाली जो साइड होगी ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट हो जाएगी। तो अंदर जो चार्ज, अब टोटल चार्ज तो यहां पर 0 ही है, परंतु ये वाली जो सरफेस है ये पॉजिटिव होगी और ये वाली सरफेस नेगेटिव हो गई। ये इंड्यूस इफेक्ट कहलाएगा, प्रेरण प्रभाव कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो नेगेटिवली चार्ज थी, इस चार्ज को हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड में क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड होता है, भूसंपर्कित होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं। पृथ्वी में चले गए तो ये वाला जो हिस्सा था ये विदाउट इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन से रहित हो जाता है। सही नहीं, ये वाला हिस्सा तो केवल पॉजिटिव रह गया।
अब यहां पर केवल पॉजिटिव था, पॉजिटिव से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, ये जो ऋणावेशित छड़ थी इसको हमने अलग कर दिया, अपार्ट हो गई। जैसे हमने इसको अलग किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये पूरे के पूरे स्फीयर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब तरफ पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला जो स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। हमने रॉड को नेगेटिव लिया था, नेगेटिवली चार्ज लिया था, नेगेटिवली चार्ज के कारण इधर नेगेटिव आया था, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा नेगेटिव, तो नेगेटिव ग्राउंड में चला गया। अब आप यहां पर एक बात कह सकते हैं कि गुरुजी हम अगर नेगेटिवली चार्ज ना लेकर पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेते तो क्या होता। हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले ली, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इंडक्शन इफेक्ट के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण यहां पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब हम इस हिस्से को ग्राउंड करेंगे तो ग्राउंड से, जमीन से, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर पहुंचेंगे और इलेक्ट्रॉन जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचकर ये जो पॉजिटिव है इसको न्यूट्रल कर देंगे। इस तरीके से ये वाला हिस्सा फिर वापस क्या हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव से चार्ज विहीन हो जाएगा, यहां पर चार्ज नहीं होगा। तो इस साइड वाला चार्ज जो रॉड के कारण, अट्रैक्शन के कारण बचा रह गया था, नेगेटिव बचा रह गया, पॉजिटिव चला गया, तो जैसे ही हमने इसको यहां से हटाया ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहां पर क्या हुआ था, यहां पर नेगेटिवली चार्ज था, इंडक्शन इफेक्ट के कारण इधर पॉजिटिव हुआ, इधर नेगेटिव हो गया। ये जितने भी नेगेटिव थे मतलब इलेक्ट्रॉन थे ये सारे ग्राउंड में चले गए। जब ये ग्राउंड में चले गए तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव से फ्री हो गया। अब जब ये नेगेटिव से फ्री हुआ तो ये पॉजिटिव भी तो चले जाते, जैसे यहां पर पॉजिटिव गए पॉजिटिव चले जाते, पर यहां पर क्या स्थिति बनी कि यहां पर ये नेगेटिव रॉड थी, नेगेटिव रॉड ने क्या किया, इन चार्ज को अट्रैक्शन के कारण बांधे रखा। और जब हमने इस नेगेटिव रॉड को अलग कर दिया, यहां पर ले गए, दूर ले गए, तो अब केवल पॉजिटिव बचा, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रेरण द्वारा आवेशन में जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं, स्पर्श नहीं करते, तो वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है और अंदर परस्पर विपरीत रहते हैं। सतह को भूसंपर्कित करने पर इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं, जिसके कारण, और दूसरा जो हिस्सा होता है आकर्षण बल के कारण बचा रहता है, जिसके कारण ये एक ही प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है। कंडक्शन में क्या होता है, यहां पर कांटेक्ट में रखा जाता है, मतलब वस्तुओं को स्पर्श में लिया जाता है, और स्पर्श में लेने के साथ ही यहां पर समान प्रकृति का, सेम नेचर का आवेश प्रेरित होता है, समान प्रकृति का। अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस ही चार्ज क्या होगा, यहां पे प्रेरित होगा। जबकि इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में कांटेक्ट में नहीं लिया जाता, मतलब स्पर्श नहीं करते हैं, और इसमें सेम चार्ज, सॉरी सेम नहीं, यहां पर अपोजिट है ना, माइनस का, अपोजिट चार्ज मतलब विपरीत प्रकृति का चार्ज, विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है। यही चालन और प्रेरण में अंतर होता है। तो साथियों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके अंदर हमने चालन, घर्षण और प्रेरण
ये तीनों मिलकर जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिल जाएं। धन्यवाद।